आज हम पढ़ेंगे ब्रेन डेथ और स्ट्रोक के बारे में। ठीक है। ब्रेन डेथ इज द कंप्लीट लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, indicators of legal death in many jurisdictions। ठीक है। क्या है कि जितने भी लीगल प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल कहा जाता है ना कि हैंग टिल डेथ, उसमें ब्रेन डेथ को ही देखा जाता है कि पेशेंट ब्रेन डेड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में कीप फंक्शनिंग व्हेन अदर्स डू नॉट एनी मोर। ब्रेन डेथ में कुछ बॉडी के पार्ट्स में कीप फंक्शनिंग। ठीक है। हो सकता है कि कुछ बॉडी पार्ट्स फंक्शन कर रहे हो व्हेन अदर्स डू नॉट एनी मोर, लेकिन कुछ जो हैं वो अपना काम छोड़ चुके हों। मेडिकल डिक्शनरी सेज दैट ब्रेन डेथ इज सिनोनिम्स विद सेरिब्रल डेथ। मेडिकल डिक्शनरी क्या कहती है कि जो ब्रेन डेथ है ये किस चीज़ का सिनोनिम है कि जब सेरिब्रल डेथ हो जाए, ब्रेन का एक पोर्शन है सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ठीक है ना, अगर उस एरिया की डेथ हो जाए तो उसको हम ब्रेन डेड डिक्लेयर कर देंगे, डेथ ऑफ द सेरिब्रम। द यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जिसको मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स MESH सिस्टम, डिफाइंस द ब्रेन डेथ एज इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टेम। लेकिन जो कि यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर ब्रेन स्टेम भी साथ डेड हो तब उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है। यानी कि आपस में थोड़े बहुत तजाद हैं इन डेफिनेशंस में। वो जो यूएसए वाले हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशन रखी हुई है। ठीक है। हर एक ने थोड़ा बहुत अपना अपना डिफरेंस रखा हुआ है। इन सम विद अ डेड सेरिब्रम बट अ लिविंग ब्रेन स्टेम, यानी कि इन समवन विद अ डेड सेरिब्रम, कुछ लोग जिनमें सेरिब्रम तो डेड होता है लेकिन ब्रेन स्टेम अभी जिंदा होती है। ठीक है। अपना काम कर रही होती है। द हार्ट बीट्स एंड वेंटिलेशन कैन कंटिन्यू अनएडेड। इसमें क्या होगा, ब्रेन स्टेम का जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर है और रिस्पिरेटरी सेंटर है वो किस जगह पे लोकेटेड होते हैं, ब्रेन स्टेम के अंदर। ठीक है। जब ब्रेन स्टेम फंक्शनल है, वो डेड नहीं है, दैट मीन्स उस टाइम पे हार्ट बीट भी चल रही होगी और वेंटिलेशन भी चल रही होगी, बट पेशेंट इज स्टिल ब्रेन डेड। उसका जो सेरिब्रम है वो पोर्शन डेड होगा। वेयर एज इन होल ब्रेन डेड which includes brainstem death as well। उसके बाद बात आ जाती है होल ब्रेन डेड। उसमें क्या होगा, ब्रेन स्टेम भी साथ में इन्वॉल्व होगी, ब्रेन स्टेम भी डेड होगी। ओनली लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट वुड कीप दोज फंक्शंस ऑनगोइंग। उसके बाद अगर उस पेशेंट को थोड़ा बहुत रखना है किस तरीके से, उसमें हमें क्या चाहिए होता है, लाइफ सपोर्ट जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी। ठीक है। हार्ट को कंटिन्यूस बीट करवाने के लिए हमें पेसमेकर की ज़रूरत होगी। पेशेंट्स क्लासिफाइड एज ब्रेन डेड कैन हैव देयर ऑर्गन सर्जिकली रिमूव्ड फॉर ऑर्गन डोनेशन। यूजली अगर किसी पेशेंट ने पहले से कंसेंट दिया हो या उसकी फैमिली ने कंसेंट दिया हो कि उसके जो ऑर्गन्स हैं उसको डोनेट कर दिया जाए, ठीक है, या उस पेशेंट ने कोमा में जाने से पहले या ब्रेन डेड होने से पहले कोई अपना कोई ऑर्गन डोनेशन वाला कार्ड बनाया हुआ हो, हमें कोई ना कोई एविडेंस मिल जाए, तो उस पेशेंट को लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट के ऊपर रखा जाता है। और चूँकि उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जारी होती है, उसके ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक होते हैं, तो ऑर्गन डोनेशन के लिए जिस ऑर्गन की ज़रूरत होती है ऑपरेट करके उस ऑर्गन को निकाल लिया जाता है। ठीक है। और उसको डोनेट कर दिया जाता है। जो नीडी पीपल होते हैं उनको आगे डोनेट कर दिया जाता है। ब्रेन डेथ, अ ब्रेन डेड इंडिविजुअल हैज़ नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन। ब्रेन डेड इंडिविजुअल में क्लिनिकल एविडेंस नहीं होंगे ब्रेन फंक्शन के अपॉन फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। जब हम उसका फिजिकल एग्जाम करेंगे, दिस इंक्लूड्स नो रिस्पॉन्स टू पेन। वो कौन से एविडेंसेस हैं, अगर हम उसे पेन स्टिमुलस देंगे तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एंड नो क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस, और उसके अलावा अगर हम क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे तो वो भी नेगेटिव आएंगे। ठीक है। रिफ्लेक्सेस इंक्लूड प्यूपिलरी रिस्पांस, उनमें से कौन से हैं, प्यूपिलरी रिस्पांस हम चेक करेंगे, फिक्स्ड प्यूपल होंगे। अगर हम लाइट थ्रो करेंगे प्यूपल के ऊपर, नॉर्मली क्या होता है कि प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जब प्यूपल के ऊपर लाइट थ्रो की जाती है। ठीक है। और जब
लाइट डिम हो जाती है तो प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। लेकिन जब पेशेंट ब्रेन डेड होगा तो उसके प्यूपल्स पे अगर हम लाइट थ्रो करेंगे तो उसके प्यूपल्स फिक्स होंगे, वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, उनका जो साइज है प्यूपल्स का वो छोटा नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करेंगे। कॉर्नियल रिफ्लेक्स में क्या देखते हैं कि छोटा सा गॉज पीस ले लें, ठीक है, या टिश्यू ले लें, उसको हम जो वाइट पोर्शन होता है आई का, ठीक है, उसको कॉर्निया बोलते हैं, उसके ऊपर हम उसको टच करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, अगर कॉर्निया को कोई भी चीज़ टच करे तो पर्सन स्पॉन्टेनियसली ब्लिंक करेगा, ठीक है, लेकिन ब्रेन डेड पेशेंट कैन डू दैट, ठीक है। नो रिस्पॉन्स टू द कैलोरिक रिफ्लेक्स टेस्ट, ये एब्सलूट कर दिया गया, यानी कि ये वाला टेस्ट अभी नहीं होता। इसमें क्या होता है कि एयर के अंदर हॉट और कोल्ड वाटर को डाला जाता है। जब हॉट और कोल्ड वाटर इंटर किया जाएगा तो जो लाइव पर्सन है उसमें अच्छी खासी कोल्ड वाटर के थ्रू भी पेन होती है, और अगर वार्म वाटर डाला जाए तो उसमें भी पेन होगी। इसमें ये टेस्ट अब नहीं किया जाता, लेकिन पहले किया जाता था, अब इसको एब्सोल्यूट कर दिया गया, ठीक है। एंड नो स्पॉन्टेनियस रिस्पिरेशन, और उसके अलावा स्पॉन्टेनियस रिस्पिरेशन भी एब्सेंट होगी। क्लियर है? समझ आ गया? फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने ब्रेन डेड पेशेंट्स में क्या देखा? सर कैलोरी रिफ्लेक्स टेस्ट रिपीट कर दें, इसमें क्या होता है? कैलोरिक रिफ्लेक्स में क्या करते हैं कि हॉट और कोल्ड, यानी कि हॉट या कोल्ड वाटर को जो पेशेंट होगा उसके ईयर के अंदर एंटर करवाएंगे, ठीक है, और एयर के अंदर इंटर करवा के हम देखेंगे कि पेशेंट कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि अगर हॉट वाटर या कोल्ड वाटर डालेंगे तो अच्छा खासा वो पेन और इरिटेशन क्रिएट करता है इन अ नॉर्मल लाइव इंडिविजुअल्स। बट ये पेशेंट क्या होंगे कि ब्रेन डेड होंगे, इनका कोई रिफ्लेक्स काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए इनमें आपको कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आएगा। क्लियर है कैलोरिक रिफ्लेक्स टेस्ट क्या होता है? यस सर। It is important to distinguish between brain death and other state. ब्रेन डेड और दूसरी स्टेट्स में डिफ्रेंशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि हम किसी को भी ब्रेन डेड कह दें। सच एज बारबिचुरेट ओवरडोज, कुछ बारबिचुरेट्स हैं, ठीक है, उनकी अगर ओवरडोज दे दी जाए तो उस वक्त भी पेशेंट कोमाटोज हो जाएगा। तो कोमाटोज पेशेंट में अगर हम ये वाले टेस्ट करना स्टार्ट कर दें तो वो भी ठीक नहीं है। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, जिस वक्त अल्कोहल बहुत ज़्यादा इनटेक कर ले उसकी इंटॉक्सिकेशन हो जाए तो उस कंडीशन में भी ये वैलिड नहीं है। सेडेशन, ओवरडोज, सेडेटिव की अगर ओवरडोज दे दी जाए, यानी कि बेहोशी वाले कोई मेडिसिन दे दी जाए, ओवरडोज दे दी जाए, तो उस टाइम पे भी ये वैलिड नहीं है। हाइपोथर्मिया, अगर पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो, उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा कम हो, उस टाइम पे अगर हम ये वाला फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करें उस वक्त भी ये वैलिड नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया एंड कोमा, उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया जिस वक्त पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो और या पेशेंट कोमा स्टेट में हो, उस टाइम पे भी ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन स्टेट्स को डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री के थ्रू हम इन स्टेट्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं। ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैन स्टॉप कंप्लीटली और ड्रॉप टू सच अ लो लेवल एज टू बी अनडिटेक्टेबल विद मोस्ट इक्विपमेंट। अगर हम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करें तो वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुकी होती है या बहुत ही कम हो चुकी होती है कि वो जो डिफरेंट इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं उनके ऊपर हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। एंड ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईईजी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम विल देयरफॉर बी फ्लैट, उसमें एक फ्लैट लाइन आपको नजर आएगी। नॉर्मली फ्लैट लाइन नहीं होती, ठीक है, लेकिन ईईजी में जो ब्रेन डेड होंगे उनके अंदर फ्लैट लाइन नजर आएगी। तो दिस इज समटाइम्स आल्सो ऑब्जर्व ड्यूरिंग डीप एनेस्थीसिया और कार्डियक अरेस्ट। लेकिन फ्लैट ईईजी को किस और कंडीशन में ऑब्जर्व किया गया है? डीप एनेस्थीसिया, ठीक है, जिस वक्त डीप एनेस्थीसिया दिया गया हो या कार्डियक अरेस्ट हो, उस टाइम पे भी फ्लैट ईईजी आ सकती है। तो इसलिए जब आप हिस्ट्री लेंगे तो इन कंडीशंस को आप रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट नहीं है, या एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, या सेडेटिव की ओवरडोज नहीं है, हाइपोथर्मिया नहीं है, ठीक है। डायग्नोसिस: कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल एब्सेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन
इसमें कंप्लीट और इरिवर्सिबल, यानी कि उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। एब्सेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन, द पेशेंट शुड हैव अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड बी फ्री ऑफ ड्रग दैट कैन सप्रेस ब्रेन एक्टिविटी। आपको ये डिक्लेयर करने से पहले ये मेक श्योर करना है कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है एंड बी फ्री ऑफ ड्रग्स, और उन ड्रग्स से फ्री है दैट कैन सप्रेस द ब्रेन एक्टिविटी, जो कि ब्रेन की एक्टिविटी को सप्रेस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल बारबिटूरेट्स, ठीक है, सेडेटिव्स, उसके अलावा अनेस्थीसिया की मेडिकेशंस, उसके अलावा अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। ये वाली सारी ड्रग्स से पेशेंट फ्री होना चाहिए। ये ना हो कि पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हुआ और आप उसे ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दें, ठीक है। ब्रेन एक्टिविटी इफ द डायग्नोसिस इज टू बी मेड ऑन ईईजी क्राइटेरिया, जिस वक्त ईईजी क्राइटेरिया पे ब्रेन डेथ की आप डायग्नोसिस बना रहे हो। आल्सो अ radionuclide cerebral blood flow scan that shows complete absence of intracranial blood flow must be considered with other exams. उसके अलावा आप रेडियो न्यूक्लियाइड सेरेब्रल ब्लड फ्लो स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर आप रेडियो न्यूक्लियाइड कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल को ऐड करेंगे। जब रेडियो एक्टिव मटेरियल को ऐड किया जाएगा तो उस वक्त फिर ब्रेन का इमेज लिया जाएगा। रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होगा वो ब्रेन के अंदर ग्लो करेगा। जब ब्रेन के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल ग्लो करेगा तो वो पिक्चर में नजर आएगा। जब हम ब्लड वेसल के थ्रू रेडियो न्यूक्लियाइड मटेरियल देंगे, अगर उसकी एक्टिविटी यानी कि ब्रेन का फंक्शन डेड हो चुका है तो ब्रेन की तरफ उसका ब्लड का फ्लो ही नहीं जाएगा। जब ब्रेन के अंदर ब्लड का फ्लो जाएगा नहीं तो वहाँ पे आपको रेडियो न्यूक्लियाइड जो फ्लो होगा वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। उस जगह पे आपको रेडिएशंस नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। वो फिल्म के ऊपर आपको कोई भी ऐसा नजर नहीं आए। उसके अलावा सिटी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। इज नेदर रिक्वायर्ड नॉर सफिशिएंट टेस्ट टू मेक द डायग्नोसिस, किया नहीं जाता लेकिन लिखा हुआ है, ठीक है। इतना डीप कोई भी नहीं जाता। ट्रीटमेंट, क्या इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? While diagnosis of brain death has become accepted as a basis for the certification of death for legal purpose, ठीक है, लीगल पर्पस के लिए इस डेथ का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम करवाने के लिए, हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट ब्रेन डेड हो गया तो उसको डेड डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जुरिसडिक्शन प्रोसीजर्स जो हैं, ठीक है, जो लॉफुल प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर पेशेंट को डेड करार देने के लिए, ठीक है। It should be clearly understood that it is a very different state from biological death. आप लोग इस अच्छे तरीके से समझ लें कि ये नॉर्मल बायोलॉजिकल डेथ से डिफरेंट स्टेट है, ठीक है। बायोलॉजिकल डेथ में क्या होता है कि टोटल होल बॉडी ब्रेन फंक्शन के साथ साथ सारी बॉडी के फंक्शंस भी खत्म हो जाएंगे, ब्रेन स्टेम का फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। द स्टेट यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड एज डेथ, जिसमें हम उसे यूनिवर्सली कहते हैं कि ये बंदा डेड हो चुका है, ठीक है। द कंटिन्यूइंग फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑफ दोज diagnosed brain dead if mechanical ventilation and other life support measures are continued. उन पेशेंट्स के अंदर जो कि ब्रेन डेड हैं लेकिन उनकी ब्रेन स्टेम काम कर रही है तो उनमें अगर लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स को हम कंटिन्यू रखें, लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट के साथ उसको कंटिन्यू रखें तो उसका ब्रेन रिस्पिरेशन भी चलती रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा उसके जो हार्ट बीट है वो भी चलती रहेगी। प्रोवाइड्स ऑप्टिमल अपॉर्चुनिटी फॉर देयर ट्रांसप्लांटेशन, इससे क्या होगा कि एक बहुत ही ऑप्टिमल इन्वायरमेंट हमको अवेलेबल होगा फॉर ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि जिस पेशेंट को किसी ऑर्गन की ज़रूरत होगी, अगर उसका क्रॉस मैच वगैरह ठीक हो गया, ठीक है, तो उसका ऑर्गन डोनेशन के लिए उसका जिस्म से ऑर्गन निकालेंगे और दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ्यूज कर देंगे। इससे क्या होगा, ट्रांसप्लांट कर देंगे, इससे एक तो फ्रेश ऑर्गन डोनेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो पेशेंट ऑलरेडी डेड हो चुका है, उसे इन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रोक की। रैपिड अपीयरेंस यूजुअली ओवर मिनट्स ऑफ अ फोकल डेफिसिट ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू अ वस्कुलर लीजन, ठीक है। बहुत ही रैपिडली अपीयर होगा, फोकल डेफिसिट होगा, ठीक है।
यानी कि ब्रेन के किसी एरिया की जो ब्लड सप्लाई है वो इम्पेयर हुई है, हैम्पर हुई है, उसकी वजह से वो एरिया बॉडी के जिस पोर्शन को सप्लाई कर रहा है उसका पैरालाइसिस हो जाएगा, ठीक है। वो बॉडी का पार्ट अपना फंक्शन छोड़ देगा, लास्ट नॉर्मली मोर देन 24 आवर्स। जो स्ट्रोक होगा वो 24 घंटे से ज्यादा परसिस्ट करेगा, 24 घंटे से ज्यादा रहेगा इफ पेशेंट सर्वाइव्स, अगर पेशेंट बच जाए तो, ठीक है। यानी कि अगर उसने स्ट्रोक में सर्वाइव हो गया पेशेंट, ठीक है, और वो मोर देन 24 आवर हो, अगर लेस देन 24 आवर हो तो उसको ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक बोलते हैं, TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, ठीक है। अगर मोर देन 24 आवर हो तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, 85% of stroke patient will sustain a cerebral infarction due to inadequate blood flow to the parts of the brain, and remainder will have had an intracerebral hemorrhage. 85% जो पेशेंट्स स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेरेब्रल इन्फॉक्शन हो जाती है, यानी कि जो ब्रेन का सेरेब्रल पोर्शन है उसका स्पेसिफिक एरिया की डेथ हो जाती है, जिस एरिया में ब्लड सप्लाई या तो किस हेमरेज हो गया उस जगह पे, या क्या हो गया इस्कीमिक स्ट्रोक हो गया, ठीक है, ड्यू टू इनएडुकेट ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन। इस्कीमिक अटैक में क्या होता है कि उस एरिया की या तो किसी एम्पुलाई की वजह से ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है, जब ब्लड वेसल ब्लॉक होगी तो उस स्पेसिफिक एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, जब उस स्पेसिफिक एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो उस एरिया की डेथ हो जाएगी, उस स्पेसिफिक पोर्शन की डेथ हो जाएगी। रिमाइंडर विल हैव हैड एन इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, और जो बाकी पोर्शन होता है उसमें इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ब्रेन इमेजिंग is required to distinguish these pathologies and to guide management. अब ट्रीटमेंट करने से पहले ब्रेन इमेजिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो तरह का स्ट्रोक हो सकता है, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, और दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल अपोजिट है। तो कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले उसका सीटी स्कैन हमारे हाथ में होना चाहिए, सीटी स्कैन के बगैर हम किसी भी तरह का उस पेशेंट को जस्ट ABC करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इस चीज़ को मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम उसको कोई भी मेडिकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इस्केमिक स्ट्रोक हुआ और हमने हेमरेजिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स हो जाएगी, ठीक है, पेशेंट और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाएगा। अगर पेशेंट हेमरेजिक स्ट्रोक के साथ आया और आपने इस्केमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो फिर आपने अपोजिट काम स्टार्ट कर दिया तो उससे पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमारे हाथ में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इमेजिंग होनी चाहिए ब्रेन की, ताकि हमको पता चल सके कि ये इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, ठीक है। रैपिड अपीयरेंस ऑफ फोकल severe headache and vomiting at the onset of focal neurological deficits. जिस वक्त फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा उस वक्त क्या होगी, सीवियर हेडेक होगी एंड वॉमिटिंग एट द ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ द हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या होगा कि हेमरेजिक स्ट्रोक अगर होगा तो वो और ज्यादा हो, उसको क्या कहते हैं कि और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि स्ट्रोक काज करवा सकते हैं? कुछ हैं फिक्स्ड रिस्क फैक्टर्स जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते, जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एज को हम चेंज नहीं कर सकते। जेंडर फॉर एग्जांपल मेल है तो वो मेल ही रहेगा, उसको फीमेल नहीं बना सकते, अगर फीमेल है तो उसको मेल नहीं बना सकते, ठीक है। जेंडर को चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा रेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई अफ्रीकन रेस का है तो उसको हम जापानीज नहीं बना सकते। अगर कोई चाइनीज है तो उसको हम किसी दूसरी रेस में कन्वर्ट, अमेरिकन रेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस तरह रेस भी चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। हेरिडिटरी, जो हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं पेशेंट के अंदर, हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके जीन्स को हम चेंज नहीं कर सकते। प्रीवियस वस्कुलर इवेंट्स, उसके अलावा जो प्रीवियस वस्कुलर इवेंट्स हो चुके हैं हम उसको नहीं चेंज कर सकते, वो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। हाई फिब्रिनोजिन, और ना ही हम हाई फिब्रिनोजिन को चेंज कर सकते हैं। ये वो चीज़ें जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक रिस्क फैक्टर्स में जो मॉडिफाइबल है, जिनको हम
चेंज कर सकते हैं, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं हाइपरटेंशन की मेडिकेशन के साथ। हार्ट डिजीजेस उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। डायबिटीज मिलाइटस उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। हाइपरलिपिडीमिया उसकी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। स्मोकिंग क्विट की जा सकती है अगर पेशेंट एग्री हो, ठीक है। उसके अलावा अल्कोहल क्विट की जा सकती है। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है कि आरबीसीज का जो लेवल होता है वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि एचबी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो एचबी अगर ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि पेशेंट कट लगाएंगे, ठीक है, और उससे थोड़ा ब्लड जो है उसको ज़ाया कर देंगे। जब ब्लड ज़ाया करेंगे तो आरबीसीज का जो लेवल है बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, ठीक है। इसको भी काफ़ी हद तक ट्रीट किया जा सकता है। ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन। स्किन का अगर एग्जामिनेशन देखें तो इसमें हम कौन सी चीज़ें देखेंगे? ज़ेंथेलस्मा, येलोइश कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स अंडर द स्किन रैश, ठीक है। इसमें क्या होगा कि स्किन के अंदर हम कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, उसको ज़ेंथेलस्मा का नाम देते हैं, येलोइश कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। यूजुअली किधर होता है? जो आईलिड्स हैं इनके ऊपर कुछ लीजन्स आपको मास टाइप नजर आएंगे। ये उन लोगों में होगा जिन लोगों में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, जिनके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है, तो ये उन एरियाज में जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन को ज़ेंथेलस्मा का नाम देते हैं। उसके अलावा बॉडी कलर देख लेंगे, टेम्परेचर चेंजेस देख लेंगे, ठीक है। आइज में देखेंगे अर्कस सिनाइलिस, ओपेक रिंग इन द कॉर्नियल मार्जिन्स। इसमें हमको क्या मिलेगा? एक ओपेक रिंग होगा जो कि कॉर्नियल मार्जिन्स में मिलेगा। डायबिटिक चेंजेस हम देख लेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट डायबिटिक होगा तो आई के अंदर हम देखेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं चल रही, ठीक है। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी चल रही है तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। उसके बाद हाइपरटेंसिव चेंजेस हम देख लेंगे आई के अंदर। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी अगर चल रही है, ठीक है, तो स्पेसिफिक चेंजेस हैं जो कि जब एक डॉक्टर बन जाता है तो उसको पता रहता है कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी क्या होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या आती है। तो उसको हमने देख लेना है कि अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको जो स्ट्रोक हो रहा है वो डायबिटीज की वजह से हो रहा है। हाइपरटेंसिव है तो हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एट्रियल फिब्रिलेशन देख लेंगे, एएफ, एट्रियल फिब्रिलेशन, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, जुगुलर वेनस प्रेशर, ठीक है। मर्मर्स, पेरिफेरल पल्सेस चेक कर लेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर साइंस ऑफ पल्मोनरी एडिमा, जिसमें के लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से इस्केमिक अटैक हो सकता है। साइंस ऑफ रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। एब्डोमिन को पल्पेट कर लेंगे, ठीक है। एब्डोमेन के अंदर कोई मास तो नहीं है, ब्लैडर पल्पेबल तो नहीं है। अगर ब्लैडर पल्पेबल है दैट मींस फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की वजह से जो उसके डिट्रोर्सल मसल्स हैं उनको नर्व सप्लाई ब्रेन की तरफ से प्रॉपर नहीं मिल रही है। अगर प्रॉपर नर्व सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को बाहर एक्सक्रीट नहीं कर सकेंगे, यानी कि ब्लैडर से यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट नहीं हो सकेगा। इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एक्यूट स्ट्रोक, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कर लेंगे, ईसीजी, सीटी, एमआरआई, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ईईजी, ये ईईजी है, ईसीजी पहले हो गया, ठीक है। उसके बाद कैरोटिड डॉपलर चेक कर लेंगे कि अगर कैरोटिड जो वेन है उसके अंदर कोई, कैरोटिड आर्टरी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई एम्बोलाई वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा ब्लड कल्चर कर लें, कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही राइट नाउ, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अक्यूट स्ट्रोक की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? चेस्ट इन्फेक्शन, एपिलेप्टिक सीजर्स हो सकती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों हो सकती है? कि अगर स्ट्रोक की वजह से पेशेंट पैरालाइज हो जाए, बेड रिडन हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड स्टे करेगा वेसल्स के अंदर, स्टेसिस की वजह से हाइपर ब्लड की कोगुलेशन होने के चांसेस होते हैं, और डीप वेन्स के अंदर ब्लड ज़्यादा स्टे करेगा और उस जगह पे कोगुलेशन के चांसेस होते हैं। और जो कोगुलेटेड ब्लड है अगर वो आगे मूव कर जाए तो उसको एम्बोलाई बोलते हैं, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर लंग्स तक पहुंच जाए। प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स के अंदर प्रेशर सोर्स होंगे, वो भी इसी वजह से पैरालाइज्ड पेशेंट्स, ठीक है।
क्योंकि अक्यूट स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस होगा और पैरालिसिस की वजह से पेशेंट बेड रिडन होगा, बेड रिडन होने की वजह से बेड सोर्स बन सकते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि अगर पैरालिसिस की वजह से जो मसल्स हमारे यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई कर रहे हैं, डिट्रोसल मसल्स जो हैं यूरिनरी ब्लैडर को उनको सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो पैरालाइज हो जाएं तो उसकी वजह से क्या होगा, डिट्रोसल मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। जब डिट्रोसल मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे तो यूरिन उस जगह पे स्टे करेगा। जब उस जगह पे स्टे करेगा तो उस जगह की इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, उस जगह का जो नॉर्मल फ्लोरा होगा वो उस जगह पे इन्फेक्शन काज करवा देगा। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्योंकि अगर जो बाउल्स हैं हमारे इंटेस्टाइन है, अगर उसकी नर्व सप्लाई हैम्पर हो जाए स्ट्रोक की वजह से, ठीक है, उसकी नर्व सप्लाई हैम्पर हो जाएगी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं रहेंगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं रहेंगी तो जो फीकल मटेरियल होगा वो उस जगह पे स्टे करेगा और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, डिप्रेशन एंड एंजाइटी हो सकती है। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट स्ट्रोक, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये चीज़ें सबसे पहले आपने मैनेज करनी होती हैं। मैनेजमेंट में दूसरी आगे कौन सी चीज़ें, ब्लड ग्लूकोज चेक करना है, अगर ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करना है, ठीक है, टेम्परेचर देखना है, हाइपोथर्मिया या हाइपर है उसको मेंटेन करना है। प्रेशर एरियाज, अगर पेशेंट बेड रिडन है तो उसके प्रेशर एरियाज चेक, प्रेशर एरियाज एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ बेड सोर्स। प्रेशर एरियाज को चेक करना है और बेड सोर्स का जो रिस्क है उसको कम करना है। इनकॉन्टिनेंस, अगर पेशेंट के जो इनकॉन्टिनेंस होना स्टार्ट हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गई है या यूरिनरी रिटेंशन हो गई है, ठीक है, ये हेडिंग नहीं है, कोमा, या इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। इन तीनों में से जो भी प्रॉब्लम हो रही हो उसको हमने टाइमली ट्रीट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं इमरजेंसी स्ट्रोक एवेलुएशन, इसको कैसे एवेलुएट कर सकते हैं। स्ट्रोक सिम्टम्स, चेंज इन कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियस लेवल चेंज होगा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स नजर आएंगे, उनके स्पेसिफिक एरिया, जिस एरिया का ब्रेन का जो एरिया इफेक्ट हुआ है, जिस एरिया के स्ट्रोक हुआ है, वो एरिया बॉडी के जिस पार्ट को सप्लाई कर रहा है वो स्पेसिफिक एरिया पैरालाइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ब्रेन का जो एरिया स्ट्रोक की वजह से इफेक्ट हुआ है वो हैंड को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, हैंड मसल्स को नर्व सप्लाई कर रहा है, तो हैंड मसल जो होंगे वो पैरालाइज हो जाएंगे, मैं अपने हैंड को मूव नहीं कर सकूंगा, ठीक है, ये वाले सिचुएशन होगी। सीवियर हेडेक होगी। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, अब इसका लेना होगा। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सक्लूड ट्रॉमा, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज, साइकेट्रिक इलनेस, इन्फेक्शन एंड अदर मिमिकर्स ऑफ द स्ट्रोक। हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में एक तो हमने ट्रॉमा को एक्सक्लूड करना है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज को एक्सक्लूड करना है, साइकेट्रिक इलनेस, पेशेंट साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे, उसको एक्सक्लूड करना है, इन्फेक्शन को एक्सक्लूड करना है, और उसके अलावा वो सारी प्रॉब्लम्स जो कि स्ट्रोक को मिमिक करती हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। जब ये सारी चीजें एक्सक्लूड हो जाएंगी तो हमारी डायग्नोसिस सेट हो जाएगी एज अ स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक में जब स्ट्रोक की डायग्नोसिस सेट होगी है तो हमने क्या करना है, मेंटेन एयरवे, कंटिन्यू क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वाइटल साइंस। एक तो एयरवे एबीसी आप लोगों ने सबसे पहले मेंटेन करना है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवे मेंटेन करने के बाद उसके वाइटल्स पे आपने नजर रखनी है, वाइटल साइंस नॉर्मल होना चाहिए, कार्डियक मॉनिटरिंग और उसके अलावा कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। इमरजेंसी हेड सीटी स्कैन विदाउट कंट्रास्ट, कंट्रास्ट के बगैर आप लोगों ने हेड सीटी करवानी, यानी कि हेड का सीटी स्कैन करवाना है। अब हेड का जब सीटी स्कैन होगा तो उसमें हमें दो चीजें नजर आ सकती हैं, हेमरेज प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर हेमरेज प्रेजेंट है दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक, अगर हेमरेज एब्सेंट है दैट इज इस्कीमिक स्ट्रोक, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन है, हेमरेज प्रेजेंट ना हो तो उसके अलावा ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हो सकता है, यानी कि अगर वो सारे सिम्टम्स विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स से पहले पहले वो सारे सिम्टम्स खुद ब खुद सबसाइड हो जाएं, खुद ब खुद ठीक हो जाएं, तो उसको ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं। अगर वो 24 घंटे से ज्यादा टाइम ले तो उसको इस्कीमिक स्ट्रोक का नाम देते हैं, ठीक है। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक इवेलुएट फॉर द
कैरोटिड स्टीनोसिस को इवेलुएट करेंगे। कंसीडर सर्जरी फॉर मोर देन 70% स्टीनोसिस, अगर कैरोटिड स्टीनोसिस है तो उसके लिए फिर हमने सर्जरी करनी है। ट्रीट विथ एस्प्रिन और टिक्लोपिडिन। एस्प्रिन या टिक्लोपिडिन, एस्प्रिन और टिक्लोपिडिन क्या है, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हैं, ठीक है। इसके साथ हमने ट्रीट करना है। इससे क्या होगा कि कोआगुलेशन नहीं होगी, एंटीकोआगुलेंट है। इफ विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स कंसीडर थ्रोम्बोलाइसिस, अगर 2 या 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर पेशेंट आप तक पहुंच गया और आपने उसको डायग्नोस कर लिया है कि इसको इस्कीमिक अटैक हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप थ्रोम्बोलाइसिस वाला जो ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा टाइम हो जाए तो उस टाइम पे आप थ्रोम्बोलाइसिस वाला जो ऑप्शन है उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर आप नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद इस्केमिक स्ट्रोक डिटरमाइन इटियोलॉजी, इसमें हमने इटियोलॉजी को डिटरमाइन करना है कि कौन किस वजह से हुआ है। स्पोर्टिव केयर देनी है, यानी कि एबीसी मेंटेन करना है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, मेडिकल थेरेपी देंगे। इफ प्रोग्रेसिंग कंसीडर सर्जरी फॉर सेरेब्रल इंफॉक्शन, अगर वो स्ट्रोक प्रोग्रेस हो रहा है यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा हो, यानी कि पहले हैंड को इन्वॉल्व किया, उसके बाद लिम्स को भी इन्वॉल्व कर रहा हो, फोर आर्म को इन्वॉल्व कर रहा हो, उसके बाद आर्म को भी इन्वॉल्व कर रहा हो, तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, सर्जरी करनी है, ठीक है। सर्जरी करके जो प्रॉब्लम है उसको सबसाइड करना है। हेमरेजिक स्ट्रोक इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो सकता है या सबरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है, यानी कि या तो ब्रेन के अंदर ब्लीड हो सकता है या सबरेक्नॉइड यानी कि ब्रेन के बाहर जो लेयर्स हैं उनके अंदर ब्लीड हो सकता है, यानी कि एरेक्नॉइड और पायामेटर के दरमियान ब्लीड हो सकता है। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज न्यूरोसर्जिकल एवेल्युएशन पॉसिबल सर्जरी, इसमें क्या करेंगे, न्यूरोसर्जिकल एवेल्युएशन करेंगे। अगर इंट्रासेरेब्रल हेमरेज की वजह से हीमाटोमा बन गया तो उसको हमने क्या करना है, उस हीमाटोमा को हमने रिमूव करवाना है। तो सर्जरी करेंगे हेड की और उस हीमाटोमा को हम रिमूव करवाएंगे। जो ब्लड का क्लॉट ब्रेन के अंदर बन जाएगा उसको रिमूव करवाएंगे, क्योंकि प्रेशर इफेक्ट की वजह से ब्रेन के काफी सारे फंक्शंस हैम्पर होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद सबरेक्नॉइड हेमरेज सेरेब्रल एंजियोग्राम करवाएंगे। सर्जरी इफ एनोरिज्म इज प्रेजेंट, अगर एनोरिज्म हो तो उसमें हम फिर क्या करवाएंगे, सर्जरी करवाएंगे, ठीक है। आज यहां तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके सर।